प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था और हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था और एल्कीन्स की स्टेबिलिटी पर भी क्या इफेक्ट पड़ रहा था। ये हमने दोनों चीज़ हाइपर कॉन्जुगेशन से देख ली थी। जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहा था, वैसे ही ये रेडिकल को भी स्टेबलाइज करेगा। कैसे करेगा? ये बॉन्ड को ब्रेक कराना है, किसी बॉन्ड को बना सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बस होनी चाहिए। यहाँ पर भी कितनी है? 9 अल्फा हाइड्रोजन है, टर्सरी रेडिकल ये है। बॉन्ड को ब्रेक कराना है, इधर रेडिकल को कंबाइन कर देना है, तो हाइड्रोजन रेडिकल फॉर्म होगा। वहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन पर रेडिकल बन जाएगा और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड। तो ऐसे ही जो है 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स और बन सकते हैं। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही रेडिकल क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा रेडिकल की? टर्सरी रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाले बात कर रहा हूँ मैं। एक लास्ट में सबकी स्टेबिलिटी लिखाऊंगा। कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या रहेगा, कार्ब एनायन का ऑर्डर क्या रहेगा और रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। वहाँ पर मैं प्लस एम इफेक्ट, माइनस आई, प्लस माइनस एम, सारे इफेक्ट को इंक्लूड करके एक कलेक्टिवली जो है ऑर्डर बनाऊंगा। उसको ध्यान रखना, एग्जाम में वो बहुत काम आएगा। पर अगर टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में कन्वर्ट जो है कंपेयर करेंगे तो टर्सरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, फिर सेकेंडरी और लास्ट में प्राइमरी। इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से समझ सकते हैं। पहले हमने किस समझा था? प्लस आई इफेक्ट समझा था कि टर्सरी ग्रुप वाला जो है प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और प्लस आई इफेक्ट वाले रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं। लेकिन फिर मैंने क्या बताया जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक ज़्यादा बेटर इफेक्ट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट के कंपेयर में। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्ग है, इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक। अब एक चीज़ पढ़नी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सबको बनाने आते हैं। पहला स्ट्रक्चर एक तो ये था, एक हमने बस बॉन्ड्स को घुमा दिया था, तो दूसरा स्ट्रक्चर बन चुका था। यहाँ पर यहाँ आ जाएगी बॉन्ड, इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और हमने इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना लिया था जिसके हमने बोला था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे में फैल रखी है। 3 ही स्ट्रक्चर बेंजीन के टोटल बन पाए थे। लेकिन अगर बेंजीन ग्रुप से कोई लग जाता है, कोई भी ग्रुप, अगर बेंजीन की एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर क्या रहेंगी? सारी हाइड्रोजन रहेगी बेंजीन में। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी भी ग्रुप से, मान लेते हैं जी ग्रुप से, तो क्या होता है? पहले तो बेंजीन की बात करते हैं। अगर बेंजीन में मैं पूछता हूँ कोई पोजीशन मेंशन है, तो बिल्कुल भी नहीं मेंशन है। जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ये कैसे हैं? इक्विवेलेंट कार्बन है और सारी पोजीशन कैसी है? इक्विवेलेंट है। कोई भी डिफरेंस हम इन पोजीशन में नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बेंजीन से कोई भी ग्रुप लग जाए, फॉर एग्जांपल CHO एल्डिहाइड ग्रुप लग चुका है, अब क्या डिफरेंस आएगा पोजीशन में? क्या अब भी पोजीशन सेम रहेगी? तो आंसर है नहीं, अब पोजीशन जो है चेंज हो जाएगी। नाम कैसे रखेंगे वो भी देखते हैं। बेंजीन पर जहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, इसके एडजेसेंट वाले कार्बन देखना, एक तो ये वाला कार्बन और एक ये कार्बन, 2 इसके एडजेसेंट कार्बन है। ये पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन के एडजेसेंट वाले कार्बन, एक तो ये वाला कार्बन और एक ये वाला ऑरेंज वाला, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। और जो एक लास्ट कार्बन की पोजीशन बच चुकी है ये वाली, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत यूज़ होने वाला है इसका। तो अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ और इसमें पूछता हूँ कि ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी या पैरा पोजीशन कौन सी होगी, तो आंसर है बेंजीन में हम ऑर्थो, पैरा, मेटा ये पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते। ये ऑर्थो, मेटा, पैरा कौन सी पोजीशन है? जो ग्रुप लग चुका है इसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं। जब ग्रुप लग चुका है, चाहे कोई भी ग्रुप लगे, इस ग्रुप के लगने के बाद इसके एडजेसेंट वाले कार्बन को हमने ऑर्थो बोला है, फिर इनके बचे हुए कार्बन को जो एडजेसेंट पर है इनको मेटा कार्बन बोला है या मेटा पोजीशन बोली है, और ये वाला लास्ट वाला कार्बन इसको पैरा पोजीशन या फिर पैरा कार्बन बोला है। अब बेंजीन पर 2 टाइप के ग्रुप लग सकते हैं। हो सकता है वो प्लस एम इफेक्ट दिखाते हो सकता है वो माइनस एम इफेक्ट दिखाते हो। तो पहले अगर प्लस एम लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल OH, ये कैसा है? प्लस एम इफेक्ट लगेगा। अब प्लस एम इफेक्ट लगाने से क्या होगा? बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम समझेंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। प्लस एम इफेक्ट वाले क्या करेंगे? टूवर्ड्स द बेंजीनिंग इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेंगे। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और जनरेट होगा इस वाले कार्बन पर नेगेटिव। ये यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ चुका है, इस कार्बन पर आ चुका है नेगेटिव। फिर क्या होगा इस टाइम में? ये इधर डिलोलाइज होगा और जनरेट होगा नेगेटिव इस वाली पोजीशन पर। स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं? पहले जो बॉन्ड को नहीं छेड़ा है उनको लिख देंगे,
इसको भी हमने नहीं छेड़ा है। अब यहाँ पर नया बॉन्ड जो है नेगेटिव बना चुका है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इन दोनों कार्बन के बीच में रहेगा। उसके बाद ये नेगेटिव इधर जाएगा और यहाँ पर जनरेट होगा नया नेगेटिव, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। यहाँ पर बॉन्ड, ये नई बॉन्ड इधर जनरेट हो चुका है नेगेटिव। अगले स्टेप में अब ये नेगेटिव इधर जाएगा, बॉन्ड ओपन हो जाएगी, फिर से हमारे पास बन जाएगा फिनॉल, ये है OH। अगर बेंजीन से OH ग्रुप लग जाता है तो इसको बोलते हैं फिनॉल। तो ये थे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं तो जो प्लस एम इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप हैं, अभी यहाँ पर देखेंगे, चाहे अगर OH की जगह पर NH2 रखते, इसके पास भी लोन पेयर होते, ये भी बेंजीन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करते। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहाँ पर करी? क्या हर पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर इंक्रीज करी है? ये आंसर कौन देगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर ऑर्थो, अब मैं नाम दे सकता हूँ, ये ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज का जनरेट हुआ है। अगले स्टेप में पैरा पोजीशन पर जो है नेगेटिव चार्ज बना है। अगले जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में फिर से ऑर्थो पोजीशन पर ही नेगेटिव बना है। यानी मेटा पोजीशन पे एक बार भी, ये मेटा थी और ये मेटा थी, एक बार भी मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं करी है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज वहाँ नहीं बना है। यानी कि अगर बेंजीन रिंग से जो है कोई प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप लगता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है बेंजीन की, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा और पुश करेगा तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, वो भी सिर्फ कुछ पोजीशन पर। कौन कौन सी? एक तो ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर। इन दो पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेगी। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर CH लगा दिया है, ये करता है माइनस एम इफेक्ट को शो, ये करेगा। इसका इफेक्ट क्या रहेगा बेंजीन रिंग पर, वो भी देखते हैं। तो माइनस एम इफेक्ट वाले कैसे करेंगे? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेंगे, ये इधर शिफ्ट होगा, इधर ऑक्सीजन पर जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज। तो पहले जो बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं हुए, रूल वही है, पहले वो बना लो। ऐसा कोई रूल नहीं है बनाने का, बस क्वेश्चन में जो है गलत होने की चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ऑक्सीजन पर माइनस, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या होगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी और अब नया पॉजिटिव कहाँ बनेगा? इसको ऐसे लिखेंगे CO माइनस, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये बॉन्ड चला जाएगा इधर, पॉजिटिव आ जाएगा इधर। अगले स्टेप में बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे, फिर से नया पॉजिटिव किधर आएगा? जिस पोजीशन से बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रही है उसी पोजीशन पर क्या लगा देना है? पॉजिटिव लगा देना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये नई बॉन्ड, इधर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CO माइनस और H। अगले स्टेप में क्या होगा? इस ऑक्सीजन का चार्ज जो है वापस आएगा, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर, 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 यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव, यहाँ हाइड्रोजन O माइनस, और यही O माइनस क्या करेगा? अब इसको न्यूट्रलाइज करा देंगे, वापस से हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। तो जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, हमने एक चीज़ देखी, जो प्लस एम इफेक्ट वाले थे ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे थे बेंजीन की तरफ। यहाँ पर जब OH था तो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे थे बेंजीन की तरफ, और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही थी। लेकिन माइनस एम इफेक्ट में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को ये पुल कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पूरी रिंग पर, यानी बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो माइनस एम इफेक्ट वाले क्या कर रहे हैं? बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। और डिक्रीज भी कैसे कर रहे हैं? क्या हर पोजीशन पर इक्विवेलेंट डिक्रीज हो रहा है या फिर नहीं? अगर देखते हैं, ऑर्थो पर पॉजिटिव बना हुआ है, पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव बना हुआ है, और वापस से ऑर्थो पर पॉजिटिव बना हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से विड्रॉ हो रही है? ऑर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन से ही विड्रॉ हो रही है। मेटा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के विड्रॉ नहीं कर रहा है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ कि इस बेंजीन रिंग में अगर हमने CHO ग्रुप लगाया है तो कौन सी पोजीशन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। क्या मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है? क्या मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है? क्या मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है? ना तो मेटा पर इंक्रीज हुई है, माइनस एम इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। CHO ग्रुप ने ना तो मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करी, ना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करी।
लेकिन मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। क्यों? अगर हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10 थी, यहाँ पर भी 10 थी, यहाँ पर भी 10 थी। जब बेंजीन था तो हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम थी। अब -m ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है हर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम लिख देते हैं। हो सकता है 10 की जगह 8 रह गई हो, इधर भी 10 की जगह 8 रह गई हो। अब मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करी है क्या? वो तो पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है, लेकिन इनकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है। इसी वजह से अब जो मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमको हाई दिखाई दे रही है। -m फैक्टर ने इसको इंक्रीज़ नहीं किया, ना ही डिक्रीज़ किया, वो तो बस इसको डिक्रीज़ कर दिया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो मेटा वाली हमको ऑटोमेटिकली हाई दिखने लग गई है। ऐसा ही केस ऑर्थो वाले पे हो रहा था। यहाँ पर भी जब बेंजीन था तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी 10 मान लेते हैं, हर कार्बन पे हर 10 होगी। लेकिन जब यहाँ पर OH ग्रुप लगा तो मेटा की 10 थी, लेकिन ये इंक्रीज़ होकर 12 चली गई, ये भी 12 चली गई, ये भी 12 चली गई। तो मेटा की यहाँ पर भी डिक्रीज़ नहीं हुई, बस ऑर्थो और पैरा की जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर गई। तो मेटा की हमको कम दिखाई दे रही थी। वरना मेटा के साथ तो छेड़छाड़ ना +m इफेक्ट वाले करते हैं, ना ही -m इफेक्ट वाले ग्रुप करते हैं। इसका यूज़ जब हम इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे वहाँ इसका बहुत यूज़ होना पड़ेगा। तो आपको बेंजीन के जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। 2 के मैंने बना दिए हैं, आपको ट्राई करना है तो आप OCH3 के कर सकते हैं और COOH कर सकते हैं। मैंने बता रखा है कौन कौन से ग्रुप +m इफेक्ट वाले हैं और कौन से -m इफेक्ट वाले हैं। यहाँ पर OC⋅O इन चारों को जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमको, डांसिंग रेजोनेंस। ये एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट है जो सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल रिंग है मिथाइल कैटायन। इसकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली बहुत हाई रहती है। अगर मैं इस कंपेयर करता हूँ इसको बेंजाइल कैटायन के साथ, मैंने क्या बताई थी, ये बेंजाइल पोजीशन है और कैटायन है इसके पास, तो बेंजाइल कैटायन, इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि बेंजीन जो है रेजोनेंस के थ्रू इसको स्टेबलाइज करता है। लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर तो रेजोनेंस है ही नहीं कि इसको स्टेबलाइज करे, पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये जो है इस फेनाइल बेंजाइल कैटायन से भी ज़्यादा स्टेबल निकलता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझते हैं। पहले तो ये रिंग की बात करते हैं। एक 3 मेंबर रिंग जो है काफ़ी अनस्टेबल रहती है क्योंकि इसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। ये एंगल कितने होंगे इसके? 60 डिग्री होंगे, देख के ऐसा लग रहा है। और हाइब्रिडाइजेशन कितनी है कार्बन की? हर कार्बन की यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन। कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 और sp3 रहना चाहती है 109 डिग्री के एंगल पर, है कितनी पे? 60 डिग्री पे। तो क्या हो रहा है, इस रिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन है। ये रहना तो 109 पर चाहती है, पर रिंग्स ने क्या कर रखा है, ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया है कि वो 60 डिग्री पर रहना चाह रही है। इसकी वजह से सिस्टम में जो है अनस्टेबिलिटी आ रही है। अब क्या होगा, अगर मैं स्ट्रक्चर को ध्यान से देखता हूँ, मैंने कॉपी पर तो ऐसे बना दिया है लेकिन एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना होगा? ये sp3 ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप किया होगा। इसका sp3 और इस कार्बन का sp3, इसका sp3 और इस कार्बन का sp3 जो है ओवरलैप किया होगा। तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। अब अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट रहती है तो इतनी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर क्या होगा, रिपल्शन फील करेगा। ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इतना सारा रिपल्शन फील होगा। तो ये सिस्टम एक्चुअल में ऐसे नहीं रहता। ये सिस्टम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करता है। कैसे? हम भले ही इसको ऐसे ट्राइंगल की तरह बना तो देते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग कैसे होती है, ये sp3 ऑर्बिटल ऐसे रहेगा और ये sp3 ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, यानी बाहर इस लाइन से जो बाहर है ओवरलैपिंग हो रही होगी। ये sp3 ऑर्बिटल और ये भी sp3 ऑर्बिटल, यहाँ पर sp3 ऑर्बिटल, ये इसको sp3 ओवरलैपिंग हो रही होगी। और यहाँ CH2 और जो कैटायन है वो मैंने क्या बताया था, MTP ऑर्बिटल है, तो ये इसका MTP ऑर्बिटल ऐसे कहीं रहा होगा। अब जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में दिखा देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पूरे में भरी हुई होगी। यानी जैसे बनाना होता है
मुड़ा हुआ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रखी है। ऐसे सिंपल प्लेन में नहीं है, सीधे में, ये जो है कर्व में है, जैसे बनाना है वैसे ही मुड़ी हुई दिख रही है। अब इससे क्या होता है वो भी समझते हैं। जो ये बाहर निकले हुए sp3 सिग्मा बॉन्ड है, ये अब इस पी ऑर्बिटल के काफ़ी पास पहुंच जाते हैं। यहाँ से इस पी ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या थी, एम्प्टी पी ऑर्बिटल था, इसको सपोर्ट चाहिए था, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, बस इसको यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड मिल चुकी है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज में डेफिशिएंसी, इसको ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे और जो हमारा मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको जो शो करते हैं नोटबुक में वो भी देखते हैं। यहाँ पर है CH2 पॉजिटिव, एक बार सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, इसको मिटा देता हूँ। इसके जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, ये भी एक स्पेशल टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन ही है। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर कैटायन। फिर एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि ये वाली सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर जाए, ये ऐसे इधर पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। तो जो पॉजिटिव चार्ज है दो पोजीशन के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी इस पोजीशन पर कभी इस पोजीशन पर, इसको ऐसे बोलते हैं कि कैटायन जो है दो पोजीशन पर ही डांस कर रहा है। तो इसका नाम ही रख दिया क्या, डांसिंग रेजोनेंस। और इसका दूसरा नाम भी होता है बेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये बेंट ऑर्बिटल की वजह से रेजोनेंस देखने के लिए मिल रहा है, तो नाम है इसका बेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। और ये एग्जांपल एक स्पेशल टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो याद रखना ये साइक्लोप्रोपाइल कैटायन जो है काफ़ी स्टेबल रहेगा। कैसे, एक ट्रायंगल होगा, ऊपर CH2 और यहाँ पॉजिटिव। ये तो अगर एक रिंग है, अगर यहाँ पर रिंग्स बढ़ाते चले जाएं हम, फॉर एग्जांपल यहाँ है CH2 पॉजिटिव और यहाँ एक रिंग है, इससे ज़्यादा स्टेबल कब होगा ये, अगर यहाँ पर दो रिंग लग जाती हैं और यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव, और अगर 3 रिंग लगा दी तब तो और ही ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पर रिंग 1 2 और यहाँ 3, इस पर पॉजिटिव। ये जो कार्बोकैटायन बना है इसका नाम होता है ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। और पूरी ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकैटायन है वो यही वाला होता है। जब ऑर्डर लिखाऊंगा कार्बोकैटायन का तो वहाँ पर मैं इसको मेंशन कर दूंगा। आई होप डांसिंग रेजोनेंस समझ आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसको थोड़ा MOT की मदद से मैं समझा सकता हूँ। अगर एनर्जी की बात करते हैं तो नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। जब कार्बन और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड ये लोअर एनर्जी पर होता है, और जो p ऑर्बिटल होता है ये होता है हाई एनर्जी पर। ये मैं कब बात करता हूँ, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, जो नॉर्मल बॉन्ड बनते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन साइक्लोप्रोपाइल कैटायन केस में क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ स्ट्रेन है रिंग में, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इस सिग्मा बॉन्ड है ना, अब ये लोअर एनर्जी पर प्रेजेंट नहीं है, ये हायर एनर्जी पर जा चुके हैं। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो नॉर्मल कंडीशन से हम कंपेयर कर पा रहे हैं, ये नीचे एनर्जी पर है और इनकी एनर्जी ऊपर चली गई है। ऑर्गेनिक में या फिर पूरी केमिस्ट्री में या फिर पूरी साइंस में हाई एनर्जी मतलब होता है अनस्टेबिलिटी। जिसकी एनर्जी हाई है वो क्या है, अनस्टेबल। तो इन दोनों में कंपेयर करता हूँ मैं, ये लोअर एनर्जी पर है, ये हाई एनर्जी पर है, तो ये जो है क्या है, लेस स्टेबल है। ये कार्बन कार्बन के नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। अब हाई एनर्जी से क्या हुआ, ये पहुँच चुके हैं p ऑर्बिटल के पास। अब p ऑर्बिटल और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, मॉलिक्यूल की एनर्जी है ये ज़्यादा बची नहीं है, कम डिफरेंस है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड है ये p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप इजीली नहीं कर पाता। लेकिन साइक्लोप्रोपाइल कैटायन में जो है सिग्मा बॉन्ड इजीली ओवरलैप कर पा रहा है, क्योंकि दोनों में एनर्जी डिफरेंस अब बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र सिग्मा से p की तरफ बिल्कुल पॉसिबल है। तो एनर्जी डायग्राम के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग क्यों हो रही है सिग्मा की p में। अब यहाँ पर मैंने 3 टाइप की एल्कीन बना रखी है और मैं पूछता हूँ तीनों में एल्कीन में जो स्टेबिलिटी है वो कैसे कंपेयर करेंगे। तीनों एल्कीन जो है अलग अलग टाइप की दिख रही हैं। ये वाली एल्कीन में क्या है, कार्बन sp2 है, sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। जब सारे ही sp2 होते हैं तो क्या होता है, p ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और जब p ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो एल्कीन में क्या रहेगा, कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा। मैंने ऐसे बता रखा है A डबल बॉन्ड B और C पर अगर एल्कीन प्रेजेंट है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो ये वाली एल्कीन तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, इस वाली एल्कीन को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एल्कीन।
अब जो दूसरी एल्कीन है, जहाँ पर यहाँ पर तो sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन sp3 कार्बन आ चुका है, इधर sp2, तो हम ऐसे बोलते हैं यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। अब ऐसी एल्कीन जहाँ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं होता, इनको बोलते हैं आइसोलेटेड एल्कीन। थर्ड कैटेगरी कौन सी है, जहाँ पर कंबाइंड है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और ऐसे ही कितनी लंबी चेन हम कर सकते हैं, बस पाई बॉन्ड जो है साथ में ही चलता रहेगा। इस टाइप के एल्कीन को बोलते हैं क्यूमुलेटेड एल्कीन। तो ये 3 डिफरेंट टाइप की एल्कीन जो है हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे कंपेयर करेंगे, कॉन्जुगेशन तो जहाँ पर भी एल्कीन पर आता है वो एल्कीन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने का मतलब लोअर एनर्जी पर ये पहुँच जाएगी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही होनी चाहिए। उसके बाद जो स्टेबिलिटी ऑर्डर में आता है वो आता है आइसोलेटेड एल्कीन, और सबसे लास्ट में स्टेबिलिटी कौन सी होती है, क्यूमुलेटेड एल्कीन, जहाँ पर पाई सिस्टम है पूरी चेन में, ये रहती हैं सबसे अनस्टेबल एल्कीन। तो ऑर्डर क्या रहेगा, अगर इसका नाम देते हैं ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर बी और सी की स्टेबिलिटी सबसे कम। अब एक टॉपिक और पढ़ना है, जब मैं एल्कीन बनाता हूँ सिंपल एल्कीन, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक यहाँ पर, तो ये सिस्टम कैसा है, कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करता हूँ, एक पाई बॉन्ड और बना दिया, चाहे मैं इसको जितना मर्जी एक्सटेंड करूँ, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। सिंपल एल्कीन क्या थी, कॉन्जुगेटेड एल्कीन, ये भी कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, लेकिन एग्जांपल किसका है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, कि हमने कॉन्जुगेशन को और जो है कार्बन तक एक्सटेंड कर दिया है। जो ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है यहाँ पर, और ये है सेकंड वाला। अगर मैं इन दोनों में स्टेबिलिटी पूछता हूँ तो कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पर भी एक एल्कीन है, 2 1 2, और दोनों में क्या है, लगा हुआ है ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है पोजीशन में, दोनों ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन मिडल में लगा हुआ है, इधर ऑक्सीजन जो है टर्मिनल पोजीशन पर लगा है। तो जो है कैसे डिसाइड होगा कौन सी एल्कीन जो है ज़्यादा स्टेबल रहेगी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, इधर p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, यहाँ से अगर ऑक्सीजन डोनेट करना स्टार्ट करेगा, प्लस साइन इफेक्ट से ऑक्सीजन डोनेट करेगा, तो ये रिंग एल्कीन इधर जाएगी और इस कार्बन पर जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड वाले की, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एक टाइम पर एक ही लोन पेयर जाएगा कॉन्जुगेशन में, ये मैंने उस टाइम ही बता दिया था कॉन्जुगेशन के टाइम में। भले ही ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर इसका कहाँ रहेगा, p ऑर्बिटल में रहेगा, और एक रहेगा sp2 ऑर्बिटल में। ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि sp2 वाला जो है कॉन्जुगेशन शो नहीं करता, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर ऑक्सीजन का एक लोन पेयर चला जाता है रेजोनेंस में, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है ये p ऑर्बिटल में, sp2 से ये p में जा ही नहीं पाता। जो ये p ऑर्बिटल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये इसको आने ही नहीं देता, इसलिए जो ऑक्सीजन का जब एक ऑर्बिटल में कॉन्जुगेशन में हो जाएगा एक लोन पेयर, तो दूसरा वाला sp2 में ही बैठा रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसको p ऑर्बिटल में आने ही नहीं देंगे। इसी वजह से जो ऑक्सीजन का है सिर्फ एक ही लोन पेयर जो है कॉन्जुगेशन में जा सकता है। अगर ये लोन पेयर या तो इधर जाएगा कॉन्जुगेशन में या तो इधर जाएगा, दोनों टाइम पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक लोन पेयर इधर चला गया कॉन्जुगेशन में, एक लोन पेयर इधर चला गया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर क्या है, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, जब ऑक्सीजन यहाँ पर जाएगा तो इस एल्कीन की स्टेबिलिटी तो इंक्रीज कर देगा कॉन्जुगेशन से, लेकिन इस वाले की तरफ जो है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी इस लोन पेयर के साथ में। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर जाएगा कॉन्जुगेशन करता हुआ, तो ये वाली एल्कीन जो है लेस स्टेबल हो जाएगी, इसके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यानी एक टाइम पर जो है सिस्टम में एक ही एल्कीन स्टेबल हो पा रही है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन अगर पार्टिसिपेट करेगा तो कंप्लीट एल्कीन जो है पार्टिसिपेट करेगी कॉन्जुगेशन में। और मैंने क्या बताया है कि कॉन्जुगेशन में जब भी पार्टिसिपेशन होगा एल्कीन का, तो स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज करेगी एल्कीन की। अब इजीली जो है हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट सिस्टम कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक टाइम पर एक ही सिस्टम जो है कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है, यानी हाफ हाफ है, कभी यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है, कभी यहाँ पर कॉन्जुगेशन में, 50-50, हाफ यहाँ पर हाफ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा 100 ही प्रेजेंट है कॉन्जुगेशन में। तो फर्स्ट वाला जो है आंख बंद करके हम बोल सकते हैं एक ज़्यादा स्टेबल सिस्टम रहेगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड सिस्टम। इसी चीज़ को कार्बोकैटायन की तरह भी समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन बना देते हैं, यहाँ रखते हैं डबल बॉन्ड और यहाँ लगता हूँ मैं OH,
और कार्बोकैटायन है मेरा यहाँ पर। सेम मैं यहाँ करता हूँ, अगर यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर एल्कीन और यहाँ पर भी एल्कीन और इधर है कार्बोकैटायन, तो कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? इस वाले कार्बोकैटायन को तो क्या मिल रहा है, कंप्लीट जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाली एल्कीन भी खा रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये एल्कीन भी जा रही है, तो इस कार्बोकैटायन पर इतनी अच्छे तरह डोनेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देनी पड़ रही है कॉन्जुगेशन के लिए। लेकिन यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकैटायन की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जो फर्स्ट वाला केस है इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, कि जहाँ पर एक ही सिस्टम जो है इन्वॉल्व रहेगा पूरे कॉन्जुगेशन में, लेकिन जहाँ पर लोन पेयर जो है दो अलग अलग सिस्टम के साथ यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसको बोलते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड का एग्जांपल ये है लीनियर कॉन्जुगेशन, ये है लीनियर कॉन्जुगेशन और ये है क्रॉस कॉन्जुगेशन। और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो लीनियर कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्टेबल रहता है हमेशा क्रॉस कॉन्जुगेशन से। आई होप यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका बिल्कुल आंसर वहाँ दे दूँगा।